हेलो बच्चों, तो आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 10। और आज हम पढ़ेंगे सेल के टर्मिनल विभवांतर और सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, यानी टर्मिनल विभवांतर V, विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध होता है, एक हमको डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो ये इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। अगर ये वीडियो हमारा नहीं देखा है तो पहले हमारा इसके पहले वाला वीडियो देख ले, जिससे ये परिभाषाएं हमको आ जाए कि विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। उसके बाद फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो फिर भी हम इसको जो है इसके कुछ समरी हम बताएंगे, टर्मिनल विभवांतर का मतलब क्या होता है और विद्युत वाहक बल का क्या मतलब है और आंतरिक प्रतिरोध का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और जबकि विभवांतर क्या था, टर्मिनल विभवांतर कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विभवांतर कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं उसको। और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि जो सेल होता है उसमें जो घोल भरा जाता है, जिसको हम लोग विद्युत अपघट्ट कहते हैं, उस विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इनके बीच क्या रिलेशन है ये हमको आज ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले परिपथ बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक विद्युत वाहक बल है, एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, एक सेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल E, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, देखिए आंतरिक प्रतिरोध घोल द्वारा लगाया जाता है, लेकिन जब परिपथ में दिखाते हैं तो उसको हम माइनस वाली प्लेट के साथ जुड़ा हुआ दिखाया जाता है, और जबकि होता दोनों प्लेटों के बीच का प्रतिरोध होता है ये। उसके बाद तो ये हमारा पूरा सेल है, जो डॉटेड लाइन के अंदर जो बंद है, मतलब ये सेल के अंदर उसका प्रतिरोध है और उसका विद्युत वाहक बल है E। ये दो टर्मिनल हमारे पास बाहर है सेल के, इनको हमको जोड़ना है एक बाह्य प्रतिरोध से, यानी बाह्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि सेल से जिसमें धारा भेजनी है। ठीक है, ये प्रतिरोध हो गया R। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको नापने वाला उपकरण एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं आमीटर, वो लगा देना है धारा नापने के लिए कि सेल से कितनी धारा निकल रही है। और इस प्रतिरोध के सिरों के बीच, या कह सकते हैं कि जो प्लेटें हैं सेल की, उसके प्लेटों के बीच कितना टर्मिनल विभवांतर है उसको नापने के लिए हम लगा देते हैं यहाँ वोल्टमीटर। तो यहाँ पर दो उपकरण यूज किए जा रहे हैं। ये पहले से हमको पता है कि आमीटर का मतलब होता है धारा नापने वाला एक उपकरण है, और वोल्टमीटर होता है विभवांतर नापने वाला उपकरण है। ठीक है, ये परिपथ हमने बनाया और उसमें धारा मान लेते हैं कि I प्रवाहित होती है, तो धारा इधर जाएगी और घूम करके फिर इधर I हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह इसके पहले हम लोग इसके जो सर्किट बनाया इसके बारे में लिख लेते हैं। माना सेल, माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। एक बाह्य प्रतिरोध R से
अमीटर ए तथा वोल्टमीटर से एक विद्युत परिपथ में निम्न चित्र के अनुसार जोड़ते हैं। ये परिपथ हम लोगों ने बना लिया, उसी के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, एक बाह्य प्रतिरोध R से अमीटर A तथा वोल्टमीटर V लिख देते हैं हम लोग यहाँ। वोल्टमीटर V से एक विद्युत परिपथ से निम्न चित्र के अनुसार जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने परिपथ बना लिया। और अब हम इसमें लिखेंगे कि अगर हम इस सेल से t सेकेंड के लिए अगर धारा प्रवाहित की जाए तो कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो इसमें लिख देते हैं कि यदि सेल से धारा I t सेकेंड के लिए यदि सेल से धारा I t सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है तो परिपथ में प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू कितना हो जाएगा। Q इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग I इंटू टी। अगर किसी परिपथ में धारा अगर हम t सेकेंड के लिए प्रवाहित करें तो आवेश कितना प्रवाहित होगा, Q इक्वल टू I इंटू टी। इतना आवेश प्रवाहित होगा। इस आवेश Q को, अब देखिए इसमें इतना तो आवेश प्रवाहित हो जाएगा। अब इतना आवेश को प्रवाहित करने से सेल कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, यानी सेल कितना कार्य करेगा, ये हमको निकालना है। तो इस आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा इसको ले लेते हैं हम लोग W। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य, ये मतलब है। तो इस आवेश Q को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ये विद्युत वाहक बल की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि चूंकि E इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं, होता है फॉर्मूला W अपॉन Q। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू Q, और Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। अभी हम लोगों ने लिख चुके हैं ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं EIT। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी A, और इसमें हमने Q का मान कहां से लगा दिया है, I इंटू टी से। समझ में आया कि अगर किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित होता है पूरे परिपथ में, तो उस आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा, वो हमने निकाल लिया। W इक्वल टू EIT। इतना कार्य पूरा होता है, सेल इतनी ऊर्जा खर्च करता है।
अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो सेल ऊर्जा खर्च कर रहा है वो कितने भागों में खर्च हो रही है। जहां प्रतिरोध होता है वहीं पर ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि प्रतिरोध ही धारा का प्रवाह विद्युत उत्पन्न करता है। तो यहाँ देखिए दो प्रतिरोध हैं, एक तो परिपथ के बाहर यानी सेल के बाहर लगा हुआ है, सेल के बाहर है, इसको वाय प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ इसका यानी जो एनर्जी खर्च हो रही है सेल की, उसका कुछ हिस्सा तो इसमें खर्च हो जाएगा वाय प्रतिरोध में, और उसका कुछ हिस्सा सेल के अंदर ही खर्च हो जाता है जो आंतरिक प्रतिरोध लगा होता है उसके सिरों के बीच। ठीक है, तो हम ये निकालें कि अलग अलग पार्टों में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, कि परिपथ से यानी सेल से बाहर, परिपथ से बाहर सेल से बाहर हम लोग कहेंगे, सेल से बाहर कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है और सेल के अंदर कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हैं हम लोग, पहले वाय परिपथ में व्यय ऊर्जा निकालेंगे। तो यदि बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V है, तो अब देखिए ये वोल्टमीटर लगाया गया, इससे मेजर हो रहा है कि कितना विभवांतर है प्रतिरोध के सिरों के बीच में। तो मान लेते हैं V विभवांतर है, यदि वाय प्रतिरोध के सिरों के बीच V विभवांतर है, तो बाह्य प्रतिरोध तो सेल से बाहर लिख दीजिए, तो सेल से बाहर आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा प्रवाहित करने में, यानी यदि लिख सकते हैं इसमें कि वाय प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V है, तो सेल के बाहर आवेश प्रवाहित करने में, बाहर आवेश Q लिख दीजिए, आवेश Q प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लें। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी फार्मूला वही लगेगा जो W होता है। अब जो विभवांतर है यहां पर दे रखा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा V इंटू Q, विभवांतर परिभाषा यहां लगाएंगे। यहां पर कुल कार्य निकालना था पूरे परिपथ पर करने के लिए, तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा लगाई गई थी। जो विद्युत वाहक बल की परिभाषा होती है पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। ठीक है ना, और विभवांतर होता है वो दो बिंदुओं के बीच, तो दो बिंदुओं के यानी जो सेल के बाहर जो वाय प्रतिरोध लगा हुआ है उसके बीच कितना विभवांतर है, तो उस विभवांतर के कारण वहां पर कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है। ठीक है, तो W V Q लिख सकते हैं, या Q की जगह सीधे सीधे हम मान लगा देंगे I इंटू T, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, और इसको हम लोग लिख देंगे W, और चूंकि बाहर खर्च हो रही है तो इसको सिंबल के रूप में हम एक्सटर्नल वर्क लिखेंगे कि बाहर कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। ठीक है, इसको डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और समझ में आई, सेल कुल ऊर्जा खर्च कर रहा है EIT, और सेल के बाहर जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो हो रही है VIT। जो विभवांतर V है, धारा I प्रवाहित हो रही है 30 सेकंड के लिए, तो इतनी ऊर्जा बाहर खर्च होगी। अब जरा अंदर देखो, तो लिख सकते हैं यदि सेल के अंदर
घोल में, घोल या विद्युत अपघट्य, घोल में विभव पतन, विभव पतन यानी पोटेंशियल ड्रॉप जिसको कहते हैं, विभव पतन अगर हम मान लेते हैं V डैश है तो बाहर तो विभवांतर था V जिसको हमने वोल्टमीटर से नाप लिया है। अब अंदर का विभवांतर तो नापा नहीं जा सकता है कि कितना होगा, क्योंकि ये सेल के अंदर की बात है, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि उसमें जो विभव पतन हो रहा है ना, विभव पतन का मतलब उनके सिरों के बीच कितना विभवांतर है, ठीक है ना। तो यदि मान लेते हैं कि यदि सेल के अंदर घोल में विभव पतन अगर V डैश है तो सेल के अंदर आवेश Q को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा, तो सेल के अंदर कितनी ऊर्जा व्यय हो जाएगी, वहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V डैश है तो W इंटरनल या लिख देते हो, अंदर कितनी ऊर्जा व्यय होगी V डैश I इंटू T, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि V डैश यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है उसमें कितना विभव पतन होगा इसका मान भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि परिपथ में धारा मान चुके हैं I है जिसको हम लोग आमीटर से मेजर कर लिया हमने कि I धारा प्रवाहित हो रही, तो ये सब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान तो बराबर होगा, तो जितनी धारा इसमें बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है उतनी धारा इस आंतरिक प्रतिरोध में प्रवाहित होगी। तो आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन कितना V इक्वल टू आई आर, ओम के नियम के अनुसार, तो I इंटू R कितना है उसका स्मॉल r से लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध है ये, तो V डैश का मान कितना हो जाएगा I इंटू स्मॉल r, तो W इंटरनल कितना हो जाएगा, ये V डैश का मान यहां लगा देते हैं तो आ जाता है I स्क्वायर RT, ये क्वेश्चन नंबर डाल लेंगे थर्ड। यहां तक बात समझ में आ गई, मतलब हमने कुल ऊर्जा निकाली, ये समीकरण नंबर 1 में दिख रही है कि सेल इतनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, ठीक है, आवेश को प्रवाहित करने में। वो ऊर्जा दो भागों में खर्च हो रही है, एक सेल के बाहर जिसका मान हम लोग निकाला है VIT, और एक सेल के अंदर जिसका मान निकाला गया है I स्क्वायर RT, ठीक है। तो इतनी ऊर्जा EIT इतनी ऊर्जा खर्च की, वो दो भागों में बट गई, कुछ यहां पर खर्च हो गई सेल के बाहर यानी यहां पर, और कुछ सेल के अंदर खर्च हो गई, तो कुल ऊर्जा जो होगी वो दोनों के जोड़ के बराबर आएगी। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये कहता है ऊर्जा ना ही उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, तो जितने ऊर्जा यहाँ पर हुई शुरू में वो उतनी ही बनी रहेगी, बस दो पार्ट हो गए उसके, ऊर्जा को रूप बदला जा सकता है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो आगे हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाते हैं, तो लिखिए इसमें ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, सिद्धांत कहता है कि कुल ऊर्जा जितनी है पहले उतनी ही बाद में भी रहेगी, तो वो बाद में कौन बाहर कितनी हो गई हमारी एक्सटर्नल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, यहां पर वैल्यू लगाते हैं इसकी, ये हो जाएगा EIT समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 2 से एक्सटर्नल एनर्जी कितनी है VIT प्लस इंटरनल I स्क्वायर RT, यहां से EIT पूरा डिवाइड करा दें तो यह जाता है E इक्वल टू B प्लस IR, कितना बचेगा, यह लिख सकते हैं हम लोग V इक्वल टू E माइनस IR, ये संबंध हम लोगों ने निकाल लिया।
जो बताता है कि टर्मिनल विभवांतर V, सेल के विद्युत वाहक बल E और उसके आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध। ठीक है, इसको नोट कर लें। और उसके बाद इसके आगे हम लोग और कुछ फार्मूले निकालेंगे। तो फार्मूला हम लोग निकाला है V = E - IR। ठीक है, ये जो सूत्र ये बता रहा, देखिए इसमें कि जो सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर है यानी V, जिसको लोग टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, उसका मान जो सेल का विद्युत वाहक बल है उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है ना, कितना कम होता है? वो IR यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध और धारा के गुणनफल से जो निकाल लेते हैं हम लोग कि घोल में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, उतना कम हो जाता है। यानी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध जितना कम होगा उसमें विभव पतन उतना ही कम होगा। तो लगभग जो है विद्युत वाहक बल का मान वो टर्मिनल विभवांतर के बराबर हो जाता है। और या तो फिर धारा न ली जाए तो I का मान अगर 0 हो तब E का मान V के बराबर हो जाएगा। तो कहने मतलब हमारा ये है कि जब हम सेल से जब उसका विद्युत वाहक बल का मेजर करते हैं, किसकी सहायता से? वोल्ट मीटर की सहायता से। भाई जो विभवांतर किससे नापते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर जब नापते हैं तो जो सेल के ऊपर लिखा रहता है, सभी सेलों के ऊपर लिखा जाता है कि इसका विद्युत वाहक बल कितना है। इसमें 1.5 वोल्ट लिखा है, 1.5 वोल्ट जनरली जो सेल आते हैं शुष्क सेल, उसमें 1.5 वोल्ट का रहता है एक सेल। तो ये 1.5 वोल्ट अगर हम, वो तो कंपनी ने टप्पा लगाया है कि 1.5 वोल्ट इसका विद्युत वाहक बल है, लेकिन घर में आकर के उसको नापा जाए अगर वोल्ट मीटर से तो 1.5 वोल्ट नहीं बताता है। उसका रीजन यही है कि जैसे वोल्ट मीटर लगाएंगे उससे धारा प्रवाहित होगी तो IR वाला जो फैक्टर है ये उसके विद्युत वाहक बल के मान को कम कर देता है। ठीक है ना, इससे थोड़ी सी वैल्यू उसकी कम हो जाती है। तो इसको जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग कि क्योंकि V = होता है I × R। अगर यहाँ पर धारा अगर I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध अगर R है तो विभवांतर कितना होगा? V = IR। ये वैल्यू जरा ऊपर रख दें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? इसलिए IR = लिख सकते हैं E - IR के। यहां से I को कॉमन ले लीजिए तो लिख सकते हैं R + R, स्मॉल r कैपिटल R है ये, = E, या I = लिख सकते हैं E/R + R। इस सूत्र का यूज हम परिपथ में धारा का मान निकालने में करते हैं कि सेल से कितनी धारा निकल रही है, अगर उसका वाहक प्रतिरोध पता है परिपथ का और सेल का आंतरिक प्रतिरोध पता है तो। ठीक है, इसको भी याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत है और अभी हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे इसके। उसके बाद अगर हम इसी समीकरण में R = निकालें, इसको समीकरण में चाहे तो इसको 4 डाल लीजिए, समीकरण नंबर 4। तो अगर हम समीकरण 4 से R = निकालना चाहे तो क्या निकलेगा? R = निकलेगा E - V/I। ये निकाल सकते हैं। R = E - V/I और I की जगह हम लोग सकते हैं समीकरण से I = क्या हो जाएगा? V/R। तो चूंकि I = होता है V/R, तो R = हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू लगाने I की, तो V/R। R को ऊपर ले जाइए और इसको लिख सकते हैं E - V/V, ये बचेगा। या इसको लिखा जा सकता है R = कैपिटल R और ब्रैकेट में E/V-1। तो कुछ भी लिख लीजिए, चाहे ये वाला फार्मूला लिख लें और चाहे नीचे वाला लिख लें, दोनों एक ही फार्मूले हैं। तो इस प्रकार से ये इस सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है।
ठीक है ना। अगर विद्युत वाहक बल पता है और टर्मिनल विभवांतर पता है, वायर प्रतिरोध पता है, तो यहाँ से फार्मूला में रख करके हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर पता है, धारा का मान पता है, तो हम समीकरण नंबर 4 से निकाल सकते हैं इस वाला क्रम। तो ये तो क्वेश्चन को डिपेंड करता है कि कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, तो हम उसके आधार पर फार्मूला लगा करके उसके आंकिक मान की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें और फार्मूले को याद रखें, जिससे न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या ना आए। ठीक है, दूसरी बात हमको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर लिखे दे रहे हैं कि यदि अभी तक हम बात कर रहे थे सेल से धारा लेने की, ठीक है ना, कि सेल से धारा ली जा रही है, तब तो फार्मूला हमारे पास ये जो फार्मूला है V = E - IR, तब ये लागू होता है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि जो द्वितीयक सेल होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित किया जा सकता है। यानी जब पुनः आवेशित करेंगे तो क्या होगा, बाहर से एनर्जी उसको देंगे, जब बाहर से एनर्जी देंगे तो समीकरण में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, जरा लिखते हैं कि यदि सेल को आवेशित किया जाता है तो सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर, जिसको लोग टर्मिनल विभवांतर भी कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर V कितना हो जाएगा, V = E + IR होता है। यानी जब सेल को आवेशित किया जाता है तब जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। क्यों, क्योंकि धारा की दिशा उल्टा हो जाएगी। यानी परिपथ अगर हम बनाए चार्ज करने के लिए, ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया R, और इसको हम वाह्य सोर्स से, ये हमारे पास वाह्य सोर्स है जिससे आवेशित करना है। ठीक है, तो जब ये हमारा वाह्य सोर्स है, वाह्य स्रोत अगर से इसको आवेशित किया जाए तो धारा की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। और पहले कैसे धारा प्रवाहित हो रही थी, प्लस से निकल करके माइनस की तरफ धारा जा रही थी। अब क्या हो रहा है, प्लस से निकलेगी, प्लस के अंदर एंटर करेगी और माइनस से निकलेगी। धारा की डायरेक्शन पहले से क्या हो गई, विपरीत हो गई। तब हम I के स्थान पर -I रख देते हैं, तो उसका समीकरण नंबर जो 4 के अनुसार क्या बन जाता है, V = E + IR। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब हम सेल से धारा ले रहे हों तब तो समीकरण हम ये लगाते हैं V = E - IR, और जब सेल को धारा दे रहे हों वाह्य स्रोत से, यानी उसको आवेशित कर रहे हों, ठीक है ना, तब सेल के प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होता है, V = E + IR। इस चीज को ध्यान रखते हुए हम न्यूमेरिकल लगाएंगे कि सेल से धारा ली जा रही है कि सेल को धारा दी जा रही है। ठीक है, इसको नोट कर लें और उसके बाद फिर हम लोग उसके कुछ आंतरिक प्रश्नों को करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक, किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है तथा 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध
2 ओम है। यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को, सेल की दोनों प्लेटों को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए, परिपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर के मान की गणना कीजिए। ये प्रश्न है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर के मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसको सर्किट हम लोग बना सकते हैं। कैसे जोड़ा गया है, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल है 5 वोल्ट और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो, आंतरिक प्रतिरोध कहां पर लगाते हैं हम लोग, माइनस वाली प्लेट पर दिखाया जाता है सर्किट में। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है 2 ओम। क्लियर हो गया। इसको हम लोग इस प्रकार से दिखा देते हैं। ये पूरा हमारा सेल है। ठीक है, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध दिख रहा है पर सेलों में दिखता थोड़ा है, ये अंदर रहता है उसके, इसलिए इसको हमने डॉटेड लाइन के अंदर बंद कर दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसको बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है, उसमें हम धारा भेज रहे हैं। ये प्रतिरोध है हमारा 10 ओम। तो कह रहा है विभवांतर का मान बताओ कितना होगा। ठीक, तो इसकी सहायता से विभवांतर का मान निकालेंगे। देखो पहले तो जो दे रखा है उसको नोट कर लें हम लोग। विद्युत वाहक बल का मान पता है 5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध पता है 2 ओम और बाह्य प्रतिरोध पता है 10 ओम। तो पहले हम लोग जो वैल्यू दे रखी उसकी मदद से ये निकाल लेते हैं कि सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, तो I का मान निकाल सकते हैं। अभी हम लोग सूत्र लिखा है E/R + R, हम लोग फॉर्म निकाल चुके हैं। अभी उसकी मदद लेंगे और उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू रख करके, वैल्यू है हमारी 5 E की और कैपिटल R 10 प्लस, यानी ये आ जाएगा 5/12 एम्पीयर। ये तो इसकी धारा निकाल ली, यानी धारा हमारी प्रवाहित हो रही है I, जिसका मान है 5/12। अब कह रहा है टर्मिनल विभवांतर बताना है प्लेटों के बीच, तो V पुनः धारा लगा दीजिए E - IR लगा सकते हैं यार। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू है 5 माइनस I की वैल्यू है 5/12 और स्मॉल r का मान है 2। 2 से काट दीजिए, 2 × 6 = 12, आ जाएगा 5 - 5/6, यानी लिख सकते हैं इसको 5 6 5 30, 30 में 5 कम हो गया 25/6, या इसको लिखा जा सकता है 6 चौको 24, 24 1 25, 6 का 9 6, 6 का 9 6 4 10, 6 6 36, ये आता रहेगा। इतने वोल्ट, इतना टर्मिनल विभवांतर होगा प्लेटों के बीच में। ठीक है,
नोट कर लें इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़कर प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। विद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है हमारा। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। विद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। परिपथ बनाइए पहले। एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E हम लेते हैं और उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है R।
और इसको बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया, सेम परिपथ बनेगा जो इसके पहले जो परिपथ बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इसका विद्युत वाहक बल कैसे हम लोग जानेंगे कितना होगा। तो हमने बताया जब हम डेरिवेशन कर रहे थे V = E - IR का, तो बताया उसमें कि जब धारा न ली जाए तो सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। I का मान जब 0 हो जाएगा तो V का मान E के बराबर हो जाएगा। फार्मूला देखो, ये फार्मूला होता है। अगर इसमें कहना है कि यदि I = 0 हो, ठीक है ना, तो जो V का मान होगा वो E के बराबर हो जाएगा, यानी जो प्लेटों के विभवांतर होगा वही विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि जब सेल से धारा न ली जा रही हो, ऐसा अगर क्वेश्चन में लिखा है, या फिर खुला परिपथ है। खुला परिपथ होने का मतलब है कि धारा नहीं ली जा रही है, तो जो प्लेटों के विभवांतर है वही किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल के बराबर। तो कह रहा है कि खुले परिपथ में सेल की प्लेटों की विभवांतर कितना है, 1.9 वोल्ट है। इसका मतलब धारा नहीं ली जा रही है, और नहीं ली जा रही है तो जो विभवांतर होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब E का मान कितना है इसमें, 1.9 वोल्ट। और आंतरिक प्रतिरोध तो हमको ज्ञात करना है, और बाह्य प्रतिरोध का मान भी दे रखा है, नहीं दिया है बाह्य प्रतिरोध। अच्छा, बाह्य प्रतिरोध का मान दिया है, ये दिया है 3 ओम। सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर, तो ये R की वैल्यू भी दे रखी है। अब कह रहा है R का मान बताना है और धारा का मान भी बताना है कि 3 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो अब जितनी 3 ओम में प्रवाहित होगी उतनी सेल से निकलेगी भी। धारा का मान भी हमको ज्ञात करना है और R का मान भी ज्ञात करना है। बात समझ आ गई? बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी भाषा में चेंज है। तो वैल्यूज में देखो जो दे रखी है उसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर E का मान है 1.9 वोल्ट और V का मान है, जब सेल से धारा ली जाए यानी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए तो प्लेट विभवांतर कितना हो जाता है, 1.5, यानी घट गया। देखिए तो धारा लेंगे तो विभवांतर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो ये V का मान हो गया टर्मिनल विभवांतर। और बाह्य प्रतिरोध का मान भी दे रखा है इसमें 3 ओम। ठीक है, तो पूछ रहा है धारा का मान कितना होगा, प्रतिरोध का मान पहले पूछ रहा है और धारा का मान कितना होगा। ये दो राशियां निकालनी है हमको। तो इसके लिए देखो पहले स्मॉल r निकाल लिया जाए। स्मॉल r का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल R E/V -1। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R E - V/V। निकाल सकते हैं ना ऐसे। यहां पर हमको सब वैल्यू पता है, रख दीजिए इसमें। R का मान कितना है 3, E का मान है 1.9 -1.5/1.5। कितना बचेगा 3 इंटू यहाँ बचेगा 0.4 और यहाँ बचेगा 1.5। पॉइंट खत्म हो जाएगा, पॉइंट तो खत्म। तो 3 इंटू 4/15 बचेगा 53/15। यह आ जाएगा 4/5, या लिख सकते हैं इसको 0.8 ओम। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध आ गया। समझ में आई? ये इसका 0.8 ओम आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया, एक आंसर तो हो गया ये। अब धारा भी पूछ रहा है, तो धारा का मान दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो जब विभवांतर पता है हमको, विभवांतर हमको पता है कितना है 1.5 और प्रतिरोध है 3 ओम, तो धारा का मान सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं I = V/R से। यहां से भी निकाली जा सकती है धारा, और या तो फिर पुनः I = E/R + R से, उससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी धारा सेल से निकलेगी उतनी 3 ओम प्रतिरोध प्रवाहित होगी। तो उससे भी निकालिए, दोनों से आंसर सेम आएंगे। तो V हम लोग इससे निकाल देते हैं। I = V/R से V का मान है 1.5 और R का मान है 3, ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर।
बात समझ में आ गई। तो एक आंसर इसका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास जो हमारी होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ेंगे और उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को भी करेंगे। तो किरचॉफ का नियम क्या है, और ये तो बहुत आसान है किरचॉफ का नियम याद करना, उसका यूज करना कि किसी परिपथ में उसको कैसे हम यूज करके धारा का मान निकालेंगे, तो ये इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंकिक प्रश्न भी आते हैं इससे संबंधित किरचॉफ लॉ से, और किरचॉफ लॉ भी एग्जाम पूछा जाता है। तो ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।